स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में साइंस का तीसरा चैप्टर अम्ल धातु और अधातु देखेंगे, जिसका पार्ट वन हो गया है। पार्ट वन में धातु और अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, भौतिक गुण देखे थे, ठीक है। आज इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। ये सब देख लिए थे। धातु तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण है आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये सब बता चुके थे। और धातु अधातु का ये देखिए अंतर बता दिए थे। तो ये जो नोट्स है बाबू, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया हुआ है। इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको जहार एडुकेयर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाइएगा। आपको नोट्स वाले सेक्शन में, एनसीईआरटी नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए डाउनलोड और इस नोट्स से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा नोट्स है ये, क्योंकि डायरेक्ट किताब में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो किताब से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ों को खींच करके यहाँ पे निकाल करके रखा गया है, ठीक है। सब समझा दिए हैं तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे। तो ये बस नोट्स देख लीजिए, इस तरह से है। आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं इससे। तो धातु का रासायनिक गुण आज समझते हैं, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो वायु के साथ अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं कि वायु के साथ अगर धातु को अभिक्रिया कराया जाए, रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन से अगर धातु को अभिक्रिया कराया जाए तो धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। बोर्ड में आज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोशिश करेंगे कि साइंस में जो भी इस तरह का चीज़ है जिसको अगर हम नोट्स से बढ़िया से समझा पाएँ तो नोट्स से ही कर देंगे। बोर्ड में क्या है ना कि टाइम बहुत बर्बाद होता है, ठीक है। और ज़्यादा क्लास भी आप लोग को देना है, तो अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लास नहीं दे पाएंगे, है ना। बोर्ड में क्या है, बस वहाँ पे शकल सूरत बढ़िया से दिखेगा और क्या है, बाकी यही चीज़ पढ़ाते हैं वहाँ पे, है ना। बल्कि इससे यहाँ पे आपको अच्छा से साफ साफ लिखा हुआ भी मिल रहा है। बोर्ड में तो इतना सारा कुछ नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। वहाँ कुछ कुछ चीज़ों को खाली लिखते हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा लिखना रहेगा उसको भी देख लीजिए, साइड में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं सोचिए कि बोर्ड में पढ़ाई है ना। कई बार इस यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि बोर्ड में पढ़ाए। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से लिख सकते हैं, कोई चीज़ जो लिखना चाहे तो अच्छा से लिख करके भी दिखा सकते हैं। और कोई कोई चीज़ ऐसा है जिसको बोर्ड में ही पढ़ाना पड़े तो उसको बोर्ड में भी पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्लास आपको नोट्स में भी डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा टाइम का बचत हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले पाएँ, ठीक। चलिए खैर, वायु के साथ अभिक्रिया देख रहे थे। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। बाकी मैथ तक खैर पूरा बोर्ड में पढ़ाने वाला चीज़ है। मैथ में आप पूरा देखिए ना हमको, है ना। यहाँ पे साइंस में देखिए कम, पढ़िए ज़्यादा, ठीक है। धातु और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बाबू, धातु ऑक्साइड। उदाहरण जैसे कॉपर, कॉपर क्या है, धातु है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है, माने वायु है। तो ऑक्सीजन और कॉपर ये दोनों अभिक्रिया करता है तो CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो पहला अभिक्रिया याद रखने का, वायु के साथ अगर हम धातु को अभिक्रिया कराया जाए, ये वायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कॉपर के साथ यानी धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो धातु ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्सीजन जुट जाता है तो ऑक्साइड बन जाता है, जैसे धातु ऑक्साइड। उसके बाद ये 2 3 क्या है लगा हुआ है, ये तो मालूम होगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 2 लगा हुआ है, ठीक है। संतुलित करना जरूरी है, पहला चैप्टर में ही संतुलित करने का तरीका बढ़िया से समझा दिए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 याद रखिएगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, वही लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद और एक एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। संतुलित करने के लिए 2 लगा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तो आगे और क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है इस अभिक्रिया में, उसको समझते हैं। जैसे
धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, अलग अलग तरह से अभिक्रिया, यानी सभी धातु एक ही जैसा अभिक्रिया नहीं करता है ना, अलग अलग टाइप से अभिक्रिया दिखाता है ऑक्सीजन से। जैसे कि अगर सोडियम, Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटासियम, तो सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, यानी कि अचानक जल जाता है, अचानक जल जाता है वायु में, बस वायु में का संपर्क में आया और जल जाता है, जिसे रोकने के लिए इन्हें किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन कहेगा कि सोडियम या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में, किरोसिन तेल माने माटी तेल है ना, मिट्टी तेल, तो मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो आंसर देना है सोडियम और पोटेशियम जो है वो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं ना, आकस्मिक आग लग जाती है, यानी अचानक आग पकड़ लेता है। तो वही आग से बचाने के लिए इसको किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक। तो क्या आग से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, पीबी माने लेड, शीशा, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, एकदम बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है लेकिन ऑक्साइड की परत चढ़ती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं चढ़ेगी। और आयरन जो है Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगती है। तो वायु आयरन जो है, आयरन यानी लोहा, लोहा को बोल रहा है वायु में गर्म, वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो प्रज्वलित नहीं होगा, यानी जलने लगेगा। जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं तो आग उसमें उठता है ना, ज्वाला, तो वैसा इसमें ज्वाला नहीं उठेगा। जैसे लोहा को ऐसा अगर कहीं पे कोई आग में कोई जलता हुआ चीज में रखेंगे तो ऐसे थोड़ी कि जलने लगेगा, नहीं जलेगा, है ना, लोहा नहीं जलेगा। लेकिन इसका चूर्ण, लोहा का जो चूर्ण होता है छोटा छोटा पतला पतला, उस चूर्ण को अगर आग में डालेंगे तो वहां से ज्वाला निकलता है, ये कहना है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद कोपर भी प्रज्वलित नहीं होता, कोपर, कोपर यानी तांबा को भी जलाएंगे तो आग नहीं लगता है उसमें भी, लेकिन उसमें क्या होता है तो काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, कॉपर में यानी तांबा में काला रंग का एक परत चढ़ जाता है। ठीक है। चांदी और Au यानी सोना, चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी चांदी और सोना अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्साइड नहीं बनाता है, धातु ऑक्साइड, इसीलिए चांदी सोना इतना महंगा है, इसीलिए इसका आभूषण बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें जंग नहीं लग सकता है। ठीक है। और लोहा पहनले रहते हैं जंग लग जाता है, अंगूठी पहनले जंग लग जाएगा तो फिर दिक्कत ना है। तो सोना चांदी का आभूषण क्यों बनता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग नहीं लगता। अब लोहा अगर आता तो चितिया जाता है, तांबा अगर आता करिया हो जाता, तो इसलिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उभयधर्मी ऑक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से, अभी धातु ऑक्साइड देखे, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसा धातु ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, याद रखिएगा, क्षार, क्षार याद कीजिए, तो एक क्वेश्चन बोले थे, सभी क्षार क्षारक होते हैं या सभी क्षारक क्षार होते हैं? कंफ्यूज नहीं होने का, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षार मतलब क्या है? ऐसा क्षार, क्षार माने ऐसा क्षारक
जो पानी में घुलता है, ठीक है। तो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करे तो वैसे को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा धातु ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा तो धातु ऑक्साइड, जैसे CuO देखे थे कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करे, अम्ल से भी और क्षारक से भी अभिक्रिया करे और दोनों स्थिति में लवण और जल ही बनाए, दोनों स्थिति में लवण और जल का उत्पादन करे तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो बनता है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, ये लवण है। लवण को पहचानने का तरीका क्या बताए थे, एक रहेगा धातु एक रहेगा अधातु, एल्युमिनियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड लवण हो गया और इसके साथ साथ जल बनता है और यही एल्युमिनियम ऑक्साइड, देख एल्युमिनियम ऑक्साइड दूसरा में भी है, ये NaOH, NaOH क्या है बाबू, क्षारक है। तो ये क्षारक से अभिक्रिया करके यानी क्षार से अभिक्रिया करके NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी सोडियम, ये क्या है, लवण, लवण का निर्माण कर रहा है और पानी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। NaAlO2 बड़ा डेंजर है, Na एल्युमिनियम AlO2, एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट पढ़ा था, ये सोडियम एल्यूमिनेट यानी लवण है, ये भी कहेगा धातु अधातु, ठीक है। तो लवण और जल बनता है इससे। तो ये जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला रिएक्शन है जल के साथ अभिक्रिया, जल यानी पानी के साथ। तो धातु जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा ना बाबू, तो धातु का ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, धातु ऑक्साइड भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। और यही धातु ऑक्साइड को फिर अगर जल से अभिक्रिया कराया जाए तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो धातु को जल से अभिक्रिया कराए तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना, फिर धातु ऑक्साइड में अगर और पानी मिला दे और जल से अभिक्रिया उसको करा दे तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन किससे अभिक्रिया करता है उसको देखिए, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम दिख रहा है, Na K और Ca, ये ठंडे जल के साथ क्रियाशील होता है, ठंडा पानी में ये तेज क्रियाशील अभिक्रिया करता है। थोड़ा शक्ल सही नहीं दिख रहा है, हाँ। और ये जो Mg है बाबू, Mg मैग्नीशियम, ये गर्म जल के साथ क्रियाशील है यानी गर्म जल से अभिक्रिया दिखाता है। और एल्युमिनियम Fe माने आयरन और जिंक, ये केवल भाप के साथ क्रियाशील है। उसके बाद Pb माने लेड शीशा है ना, और Cu कॉपर, Au चांदी, Au सोना और Ag चांदी, जल के साथ कोई अभिक्रिया ये लोग नहीं करता, यानी पानी पड़ने से भी लोग में कोई रिएक्शन नहीं होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तैरने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु में चिपक जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बनता है रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो है धातु में चिपक जाएगा, तो इसलिए धातु को तैराते रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये धातु का कुछ रिएक्शन हो गया। तो बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए, नोट्स कितना अच्छा बनाया हुआ है, एक झलक में आपको सभी चीज़ों को दिख जाएगा, है ना। तो इसलिए डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, झार एडुकेयर एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं आप, सोडियम बोले का धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है या धातु हाइड्रोक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम जल से अभिक्रिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम अगर हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें बन जाता है। मैग्नीशियम अगर पानी से अभिक्रिया करे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। फिर एल्युमिनियम को जल से अभिक्रिया कराए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो दो तरह का चीज़ बनता है, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा या माने धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड। तो ये तीन कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, OH है यानी हाइड्रोक्साइड, और बाकी एल्युमिनियम और Fe माने आयरन वाला में FeO4 यानी कि Fe3O4 धातु ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड। आगे देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया हो गया, तो आगे बढ़ेंगे तो अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। धातु के तनु अम्ल के साथ
अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, ठीक है। अम्ल से अभिक्रिया करने से भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। जैसे Fe लोहा है बाबू और HCl अम्ल है, FeCl2 बन गया लवण और हाइड्रोजन गैस। Mg मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया करा, MgCl2 बन गया, हाइड्रोजन गैस निकला। जिंक धातु HCl अम्ल, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एल्युमिनियम और HCl एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। Cu Ag Hg तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो Cu माने कॉपर, Ag माने चांदी और Hg माने मरकरी, ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। हाँ, धातु का प्लस लवण, अगला रिएक्शन है धातु का अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु का ही धातु का लवण कोई रहे, कोई लवण रहे, उस लवण से अभिक्रिया, यानी धातु का लवण विलयन ख, तो लवण विलयन के साथ क चल जाएगा और ख यहाँ चल जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया बाबू है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखिए एक धातु कोई है और क कोई है, एक ठो अधातु। इस तरह यहाँ लवण विलयन है और इसमें क ख कोई तत्व है या कोई अधातु या धातु कुछ भी, ख कोई तत्व है, तो ख देखिए धातु के साथ चल गया, धातु के साथ देखिए धातु या धातु का ये तो उठ के ख के पास चल गया, और ख जो ये लवण जो है क के साथ आ गया, लवण क के साथ, तो ये अदला बदली हो रहा है। तो अदला बदली होने वाला को क्या बोलते हैं, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है, जो पहला चैप्टर में पढ़े हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं को सक्रियता श्रेणी पर डिपेंड करता है, यानी अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कमजोर वाला को हटा लेता है, लथिया के हटा दिया और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया, ऐसा वाला अभिक्रिया है, ठीक है। हाँ, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सक्रियता श्रेणी, यानी कौन ज़्यादा क्रियाशील है वो कमजोर वाला को हटाएगा, ठीक है। तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम के बाद पोटेशियम है, तब सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb है ना। तो ये इस तरह से ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऊपर बढ़ते क्रम में है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर, Hg, Aq, Au, ये सब, ठीक। तो इस सब सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा। अगला रिएक्शन देखते हैं, धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। अधातु से कैसे अभिक्रिया करता है, तो तत्वों का अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। तो संयोजकता कोष लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो वही होता है धातु अधातु का अभिक्रिया में, ठीक है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन त्यागता है। धातु वाला जो है परमाणु वो इलेक्ट्रॉन देता है और धन आयन देता है, तो धन आयन बनता है, और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, भिखमंगा है तो उसमें माइनस रहता है, लेता है उसमें माइनस, देता है उसमें प्लस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे कह दिया NaCl का निर्माण कैसे होता है, उसको चित्र द्वारा दर्शाइए, या हाँ सिंबल द्वारा या चित्र द्वारा ही दर्शाइए बोलेगा, है ना। तो NaCl का निर्माण देखिए, Na 11 नंबर में आता है, 2 8 है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो Na में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, एक लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो चाहेगा कि एगो इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले तो ठीक होगा, एगो झंझट का है को रखे, ठीक है। तो इसको ये दे देगा, प्लस देखिए प्लस हो जाएगा, दे दिया एगो तो प्लस हो गया, तो 2 8 बचा, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, प्लस ई माने इलेक्ट्रॉन एगो निकल गया। अभी इलेक्ट्रॉन को इसके आसपास कोई अधातु रहेगा तो ले लेगा, अधातु भीख मांगा है ना, भिखारी। तो अधातु एगो मान के चलिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एकदम इसके पास ठीक है 7 गुठा है लास्ट में, एगो का कमी है, कहेगा एकदम एकदम किसी और को नहीं देना, हमको दो, है ना। फटाक से सोडियम से एक ठो इलेक्ट्रॉन वहाँ ले लेगा, तो जैसे लेगा तो वैसे देखिए क्लोरीन लिया, इसलिए भिखमंगा का साइन हो गया, यानी माइनस, और हो गया 7 गो इलेक्ट्रॉन था लास्ट में, वो हो गया 8 गो इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 हो गया। तो दोनों खुश, एक ठो के पास एक्स्ट्रा था, बलाई होल था तो दे दिया, एक ठो के पास एगो का कमी था तो ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये NaCl का निर्माण हो गया। देखिए Na प्लस Cl में क्या होगा, एगो इलेक्ट्रॉन Cl के पास आया तो Na प्लस Cl माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से NaCl का निर्माण होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बाद में कराएंगे, जैसे यहाँ पे NaCl का निर्माण देखिए, उसी तरह का NaOH का निर्माण या MgO का निर्माण, इस तरह से किसी का भी निर्माण आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चल के वो सारा चीज़ों को देखेंगे। आयनिक यौगिक अब समझ लेते हैं।
ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ना हो रहा है। हाँ, आयनिक यौगिक खाली समझ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा धातु की प्राप्ति कैसे होता है ये सबको देखेंगे, ठीक है। आयनिक यौगिक ये केमिकल प्रॉपर्टी है, समझिए। तो इसको देख लेते हैं। आयनिक यानी जो आयन, आयन होता है प्लस या माइनस, प्लस माइनस, जैसे NaCl अभी देखे थे, ये आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी एगो प्लस एगो माइनस रहे तो दोनों एक दूसरे से टकराना चाहेगा, चिपकना चाहेगा, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाता है। तो यही प्लस और माइनस वाला मिल करके एक बंधन में बंध जाता है, उसी बंधन को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत बल के बंधन में बनता है ना, स्थिर विद्युत बल कहते हैं उस बंधन को, और बंधन बंधाने के बाद जो बन जाता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक। तो इसका गुणधर्म लिखने को आता है बाबू। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है? आयनिक यौगिक समझ में आया ना, जो प्लस वाला और माइनस वाला मिल करके एक कोई यौगिक बना देता है। जैसे Na प्लस में है, Na प्लस रहता है, Cl माइनस, ये दोनों मिल करके बना लिया अपना साथे गठबंधन कर लिया NaCl, तो इसी को आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका भौतिक प्रकृति क्या है? ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। तो ज़्यादातर ये ऐसा जो आयनिक यौगिक होता है वो ठोस और कठोर होता है, और भंगुर पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा, गूढ़ा हो जाएगा। दूसरा गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, मतलब जल्दी गलता नहीं है। घुलनशीलता क्या है? तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होता है, यानी पानी में तो घुल जाता है, लेकिन किरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, ये सब में उसको घोलना चाहे तो नहीं घुलता है, ठीक है। और विद्युत चालकता, विद्युत चलता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, है ना। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करता, माने ठोस रहेगा तो विद्युत नहीं चलेगा, लेकिन यही द्रव या गीला हुआ रहेगा, गलित फॉर्म में रहेगा तो करेंट इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा धातुओं का केमिकल प्रॉपर्टी। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो बच गया, धातुओं की प्राप्ति कैसे कैसे हुआ, भरजन, निस्थापन, कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, गैंग क्या है वो सबको, तो वो सारे चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। संचारण सबको भी समझेंगे, मिश्र धातु भी समझेंगे, है ना। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।